जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अनसॉल्व के इस नए वीडियो में। इसके पहले का जो वीडियो था हम लोगों ने पढ़ लिया पीछे की जो है केमिस्ट्री का अनसॉल्व स्टार्ट किया है। सेट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन बचे हुए जिनको हम निपटाने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि Fe3NH3 होल ट्वाइस और CN4 लिखा हुआ है और लगा ऊपर माइनस साइन। तो इसकी ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए। मतलब जो ज्यामितीय समावयवता होती है उसकी संरचना हमें दिखानी है। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले इसकी हम संरचना बना लेते हैं, कैसे बनेगी इसकी संरचना। चलिए देखिए, Fe लिखा हुआ, Fe रहेगा बिल्कुल बीच में, Fe रहेगा बीच में और NH3 होल ट्वाइस यानी 2 NH3 लगे हुए हैं। तो एक NH3 हम यहाँ लगा दे रहे हैं और एक NH3 यहाँ लगा दे रहे हैं। फिर लिखा हुआ है CN होल 4 यानी कि जो CN लगे हैं वो कितने लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं। जाएगी। अब देखो ये हो गई इसकी संरचना, ये हो गई इसकी संरचना हो गई। हमको इसका जो है दिखाना है कि ज्यामितीय समावयवता क्या होगी। तो ज्यामितीय समावयवता हमको दिखानी, तो यहाँ पे कर लेंगे इसको हम बनाते हैं एक मिरर। ठीक, और मिरर बनाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा चलो देखो, जब इसको मिरर हम बना के करेंगे सॉल्व तो क्या होगा। ये जो आकृति है ये कैसे एकदम बिल्कुल यहाँ पे पलट जाएगी। ये वाली जो आकृति वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इसको पलटा दो यहाँ पे। तो जब इसको पलटा देंगे तो क्या बन जाएगा। देखो ये पूरा ऐसे करके चले जाना है। तो ये हो गया H3N और यह रहेगा यहाँ पे Fe रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा NC और ये बन जाएगा NC। ठीक है, और यहाँ से जो बना हुआ था H3N तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ से जो है चेंज हो जाएंगी चीज़ें NC और फिर यहाँ से बना देंगे NC। ठीक है, चलो तो अब देखो ये जो है तो ये देखो इस प्रकार से इसकी जो संरचना बन जाएगी। ये देखो क्या है, इसकी ज्यामितीय समावयवता हो जाएगी, ज्यामितीय समावयवता। तो समझते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारे पास दिया गया उपसंयोजी यौगिक, इसका हमने देखो बिल्कुल ऐसे डायग्राम बनाया है जिसकी संरचना होती है वो कैसे होती है वो बना दिया। और देखो उसने बोला ज्यामितीय समावयवता बताओ। तो ज्यामितीय समावयवता मतलब ये होता है हम लोग बीच में रखेंगे एक मिरर और जब यहाँ पे देखो कोई भी यौगिक होगा उसके जब इधर बनेगा प्रतिबिंब तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। बस हमको यही बनाना था, इसमें और कुछ भी करना नहीं था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। मतलब कि इस वाले जो यौगिक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो लिखा है हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH2 और फिर CH2 और फिर लिखा हुआ है CH3। ये देखो ब्यूटेन है, ये क्या है, ब्यूटेन है। और कहा गया कि इससे बनने वाले जो है मुक्त मूलक क्लोरीन, मतलब कि यहाँ पर अगर हम कोई क्लोरीन ऐड कर दें तो वो इसके जो समावयवी हैं वो कितने बन सकते हैं, कितने प्रकार से जो है क्लोरीन जुड़ सकता है वो देखना है। देखो यहाँ पर पहले हम देखते हैं इसकी जो है समावयवी क्या होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे तो CH3 CH2 और फिर ये CH2, एक से तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं पहली बात तो। ठीक, एक समावयवी इसका ये बन गया। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन जाएगा यहाँ पे हम क्या करें तो इस सीएल का बीच में जोड़ दो, CH3 CH2 CH और ये CL और यहाँ लगा दो CH3। देखिए समावयवी का मतलब ये होता है कि अणुओं का जो है जो यौगिक है उसका अणुसूत्र चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी संरचना इसकी चेंज हो सकती है। ठीक है, अणुसूत्र चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अगर पहले जितने भी कार्बन थे बाद में उतना ही कार्बन होने चाहिए और जितने पहले हाइड्रोजन थे उतना ही बाद में भी होने चाहिए। 2 क्लोरीन यहाँ भी एक था, क्लोरीन यहाँ भी, बाकी चक्कर सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो थर्ड नंबर का बनाना चाहें और क्या बन सकता है, और हमारे पास बन सकता है ये CH3 और फिर हो गया CH3 और फिर यहाँ लगा दो Cl। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 बन गया। तो क्या अभी और बन सकते हैं इससे, अगर हम बनाना चाहें तो Cl को और भी हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो क्लोरीन है उसको हम कितने प्रकार से ऐड कर सकते हैं अलग अलग संरचना को बनाते हुए। ठीक है, और तो मुझे लगता है कि हो नहीं सकता शायद। चलो ठीक है, अगर करके देखना, अगर और हो जाए तो अच्छी बात, उसको बना देना। तो यहाँ पर जो मोनोक्लोरो हो जाएंगे तो यहाँ पे दो, इसका नाम क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो
ब्यूटेन हो जाएगा। और इसको देखो क्या यहाँ पे क्या होगा 1 और ये 2, तो जो क्लोरीन लगा वो कहाँ पे लगा है 2 नंबर पे लगा, इसको लिखोगे 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। और उसके बाद देखो ये वाले में जो लिखा हुआ है इसमें क्या है, अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 और ये 3, तो देखो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है क्लोरीन, लेकिन देखो 2 नंबर पे छोड़ रहा है मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल 2 क्लोरो, और 3 कार्बन यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक। तो 2 क्लोरोप्रोपेन ये हो गया इसका समावयवी जो इससे बन सकते थे, वो सारे समावयवी हमने यहाँ पर बना दिए। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आगे लिखा है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण से समझाइए। देखिए जो फिनॉल होता है, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन क्या है कि एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित समझाइए। देखो कैसे कारण सहित क्या हो सकता है कि जो फिनॉल है उसका आयरन किस प्रकार से होता है। फिनॉल देखिए फिलहाल को समझते हैं फिनॉल कैसे होगा। तो फिनॉल को बनाते हैं यहाँ पे, ये फिनॉल है। तो जब फिनॉल का आयरन किया जाता है तो इसका जो आयरन होता है वो होता है फिनॉक्साइड आयन, O-, और ये होता है H+, ठीक है, ये होता है। अब देखो ये जो इसका आयरन होगा तो क्या हुआ H+ और फिनॉक्साइड आयन होगा, इसे हम बोलते हैं फिनॉल हो गया। ये जो मैंने बनाया ये क्या है, ये फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, और ये क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक। और ये क्या है हाइड्रोजन आयन बन जाएगा यहाँ से। तो अभी देखो उसने कहा कि भाई फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, तो भाई बिल्कुल जो है शो करेगा। क्यों कि देखो जो फिनॉल है उसका जब आयरन किया जाता है तो वहाँ से H+ निकलता है, और अम्ल का ही गुण होता है कि अम्ल वे होते हैं जो अपने में से क्या करते हैं H+ आयन का त्याग करते हैं। तो वैसे ही देखो यहाँ पर जो फिनॉल वो क्या करता है H+ आयन का त्याग करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एथेनॉल की, तो एथेनॉल भी तो H+ निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। देखो जैसे ये रहा CH3 CH2 और ये हो गया OH, ठीक। अगर इसका हम देखें तो ये क्या होता है, इसका हो जाएगा आयरन होता है CH3O- और ये हो गया H+, ठीक। तो ये होता है एल्कोक्साइड आयन, ये क्या होता है एल्कोक्साइड आयन, और ये होता है हाइड्रोजन वहाँ बना हुआ है। तो अब देखो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, तो इसमें उसमें फ़र्क ये है जो यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस चार्ज है, बस उसका फ़र्क है। फ़र्क ये होता है कि देखिए जो बेंजीन के ऊपर जो ये फिनॉक्साइड आयन उसके ऊपर जो माइनस चार्ज लगा हुआ है वो क्या करता है, इस बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद करके अपने जो है स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जबकि यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो माइनस चार्ज है वो इसके साथ अनुनाद नहीं कर पाता है और वो स्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो एथेनॉल है ये फिनॉल की तुलना में लगभग क्या है, वो उदासीन है, वो उतना अम्लीय नहीं होता है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे वो थोड़ा समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि फिनॉल का आयन फिनॉक्साइड आयन तथा H+ में होता है। फिनॉल का जो आयन होता है वो फिनॉक्साइड आयन तथा H+ में होता है, जबकि एथेनॉल का जो आयन होता है वो एल्कोक्साइड और H+ में होता है। फिनॉक्साइड आयन के ऊपर उपस्थित माइनस चार्ज, देखो फिनॉक्साइड आयन के ऊपर उपस्थित ये जो माइनस चार्ज है वो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद करके अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन ऐसा नहीं कर पाता है। यही कारण है कि एथेनॉल लगभग उदासीन होता है जब तथा फिनॉल अम्लीय होता है। अब देखो ये अनुनाद का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ ना कि जो है अनुनाद करके, ये चीज़ देखो अनुनाद करके अपने स्थायित्व को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं देखो अगले वाले पेज में कि इसकी अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से हो सकती हैं। चलो देखो यहाँ लिखेंगे फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं। फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, ठीक है। चलो आप देखो, तो अगर मैं पहले बनाऊं फिनॉल, पहले बनाता हूं मैं फिनॉल। देखो ये हो गई बेंजीन हमारे पास, थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, ये हो गई बेंजीन और यहाँ पे है फिनॉक्साइड आयन, इस पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। देखो इसका अनुनाद कैसे होता है, ये क्या करेगा, अपना ये जो माइनस चार्ज है वो देगा इस वाले कार्बन को,
किसको देगा? इस वाले कार्बन को देगा, क्योंकि भाई साहब देखो यहाँ भी क्या होता है, कार्बन होता है। जब वो अपना माइनस चार्ज इस वाले कार्बन को देगा तो फिर कार्बन करेगा क्या, कार्बन क्या करेगा, यहाँ जो बॉन्ड है वो क्या कर देगा, वो शिफ्ट कर देगा इस वाले कार्बन के ऊपर भाई, क्योंकि जो कार्बन होता है वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो इस वजह से जैसे ही देखो उसके ऊपर ये माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इसके अगले वाले कार्बन पर। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, साथ O हो गया, और देखो यहाँ से बॉन्ड टूट गया और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पहुँच गया, इस वाले कार्बन पे, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, और ऐसा ही देखो आगे यहाँ पे जो बचा इसको लिख दो, ये यहाँ बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है वो जाएगा इस वाले कार्बन पे उठ के जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और वो कहाँ आएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो अब इसको आगे हम बनाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ O लगा है, और यहाँ से देखो जब ये माइनस चार्ज यहाँ पे आया तो बॉन्ड कहाँ आएगा, बीच में आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पे आगे ये बॉन्ड टूट के कहाँ पहुँच गया, इस वाले कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस का आ गया। अब उसके बाद फिर क्या बनेगा, उसके बाद देखो फिर से वही कहानी ये होगी कि इस माइनस को हम भेजेंगे इस वाले कार्बन के पास, ये पहुंच जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो सिर्फ कहाँ होगा, इस वाले कार्बन के पास। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऐसे करते हुए वहाँ ऊपर है डबल बॉन्ड, और यहाँ से जो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, और यहाँ से जो इस कार्बन पे आती है यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, इस प्रकार से। तो आगे और फिर करते हैं इसको, फिर आगे करेंगे यहाँ पर और क्या बनेगा, तो बनेगा ये कि जो ये माइनस चार्ज है वो फिर से कहाँ पहुँचेगा, इस वाले कार्बन के पास पहुँचेगा, और जो बॉन्ड है वो कहाँ पहुँचेगा, फिर से यहाँ शिफ्ट होकर कहाँ, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास देखो कुछ इस प्रकार से, O था और O के ऊपर फिर से क्या आ गया, माइनस। तो हम क्या देखते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन हमारे पास पहले था वही जो माइनस चार्ज उसके ऊपर था, तो वो यहाँ पर पूरा घूमते हुए फिर से वहीं पर पहुँच गया। तो इस वजह से कहते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन या फिर जो फिनॉल है वो एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण ये होता है कि जो माइनस चार्ज है वो पूरे बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद करता है, और इस वजह से वो इस स्थान अपने आप को प्राप्त कर लेता है। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये जो चीज़ हमने लिखी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आप देखो आगे लिखा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन, एसिटोफिनॉल तथा बेंजोफिनॉल। देखो इनमें विभेद करने का मतलब ये होता है कि इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा, अगर मान लो मैं किसी से मुझे पहचानना है तो कैसे जानेंगे कि कौन सा एसिटाल्डिहाइड और कौन सा एसीटोन है। तो देखो इसके आंसर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। करना ये है कि एसिटाल्डिहाइड की पहले बात करते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड जो होता है, एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर रजत दर्पण देता है। जो एसिटाल्डिहाइड होता है जब वो टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो रजत दर्पण देता है, जबकि कीटोन जो है इससे अभिक्रिया करता ही नहीं है, कोई अभिक्रिया इसमें नहीं बनती है। तो हम लोग ऐसे पहचान लेंगे कौन सा एल्डिहाइड होगा और कौन सा कीटोन होगा। तो एक बार फिर से देख लें कि जो एसिटाल्डिहाइड वो टॉलिन अभिकर्मक, अब टॉलिन अभिकर्मक होता क्या है, टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, तो टॉलिन अभिकर्मक होता है ये AgNH3 का होल ट्वाइस ऑफ ही हो गया OH, इसे बोलते हैं टॉलिन अभिकर्मक। ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड अगर इस टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देता है, रजत दर्पण देता है, जबकि कीटोन ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं एसिटोफिनॉल और बेंजोफिनॉल में। तो देखिए जो एसिटोफिनॉल है वो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। एसिटोफिनॉल जो होता है वो क्या होता है, आइडोफॉर्म परीक्षण देता है और पीले रंग का अवक्षेप बनता है। जब एसिटोफिनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण देता है तो साथ में क्या बनता है, पीले रंग का अवक्षेप बनता है, और जबकि बेंजोफिनॉल यह परीक्षण नहीं दे पाता है। तो आइडोफॉर्म क्या होता है, देखो जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा CHI3, तो इसे बोलते हैं हम लोग आइडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये बात याद रखनी भाई जो एसिटाल्डिहाइड अगर वो टॉलिन अभिकर्मक के साथ करेगा तो बनेगा रजत दर्पण, और यहाँ पर पहचानना है तो अगर जो एसिटोफिनॉल होगा तो वो क्या होगा कि आइडोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करेगा और पीले रंग का क्या बनाता है, अवक्षेप, जबकि बेंजोफिनॉल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। लिखा कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाइए। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये जैव अणु का जो है चैप्टर वहाँ से पूछा गया है। लिखा हुआ है कि विषम चक्रीय कार्बनिक क्षारक तथा शर्करा के युग्मन से न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ऐसे कार्बनिक जो क्षार होते हैं जो विषम चक्रीय होते हैं, कौन से होते हैं, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक और शर्करा के मिलने से, समझ रहे कि नहीं,
विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक और शर्करा। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब फास्फोरिक अम्ल तथा न्यूक्लियोसाइड के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। देखो जो यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड बना वो कैसे बना हुआ है? वो बना है विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक और शर्करा के मेल से। और जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो वो फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड के संयोजन से बनता है, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जिसमें न्यूक्लियोसाइड में शर्करा की 5वीं स्थिति पर फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है। बस ये छोटा सा अंतर था, इसको लिखेंगे और फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। जो विलयन होता है, विलयन को परिभाषित हमको करना है। तो भाई बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, सभी लोग पढ़ा भी होगा विलयन चैप्टर में। तो क्या होता है, देखो लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक। विलयन होता क्या है, यहाँ देख लो, लिखेंगे विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? विलयन होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी जो सांद्रता वो कितने प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो सांद्रता कई सारे प्रकार की, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सांद्रता। तो अगर मैं पहली बात करूँ तो पहला हो जाएगा हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत, इसे बोलते हैं W/W%, W/W%। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें हम तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास आयतन परसेंट, आयतन प्रतिशत, इसे बोलते हैं V/V%। ठीक, और उसके बाद देखो फिर क्या बचेगा, उसके भी बहुत सारे हैं। तो अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, अरे एक सेकंड, ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया क्या? नहीं गड़बड़ नहीं, ठीक है। चलो देखो, इसको हम कर दें छोटा, ये जाएगा किनारे। अब यहाँ पे इसका काम खत्म, इसको थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें, कोई मतलब नहीं इसको रखने का भी ना। चलो ठीक, अब देखो आगे क्या होगा। आगे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं और फिर चीज़ों को लगाते हैं। यहाँ पर देखें, एक हो गया आयतन परसेंट हो गया। फिर इसका क्या होता है द्रव्यमान आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसे बोलते हैं W/V% कहते हैं। ठीक है, और फिर देखो सभी लोगों ने पढ़ी होगी बहुत अच्छी चीज़, जैसे मोलरता है। तो मोलरता भी इसकी क्या होगी, सांद्रता की एक को जो है नापने का तरीका होता है। फिर 5वां से हो गया मोललता, फिर हो गया जैसे मोल अंश, या फिर बोलते हैं उसको मोल प्रभाज, मोल अंश, या फिर क्या बोलते हैं मोल प्रभाज कहते हैं। 6 हो गई। और देखो 7वीं बात करता हूँ मैं, जैसे 7वीं हो गई नार्मलता, नार्मलता हो जाएगी। और 8वीं की बात करूँ तो हो जाएगा यहाँ पे फार्मलता। तो देखो इतने प्रकार से सांद्रता को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं और ये इसका जो है आंसर बन जाएगा ना। अगर उसने पूछा है कि विलयन क्या होता है तो बताएंगे 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। और इनकी जो सांद्रता है वो देखो इतने प्रकार से यहाँ पर लिखी हुई है। एक W/W%, फिर W/V%, और फिर लिखा है यहाँ पे मोलरता, मोलंस, और फिर यहाँ पे नर्मता, फार्मलता। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है कि किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अब देखो लिखा है कि विलयन की चालकता की परिभाषा, विलयन की चालकता की परिभाषा क्या होती है। देखो कोई भी विलयन होगा उसमें चालकता कैसे होगी, जब तक उसमें आयंस नहीं होंगे। विलयन में जो चालकता होती है वो आयंसों के कारण ही होती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट में आयनों के कारण जो धारा का प्रवाह होता है उसे ही विलयन की चालकता कहते हैं। अब देखिए जो वैद्युत अपघट्ट है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जिसमें आयंस हो, यानी कि ऐसा विलयन जिनमें क्या हो, आयन हो, उसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, अब सांद्रता के साथ देखो इसका परिवर्तन क्या होता है। विलयन की तनुता बढ़ने के साथ विलयन की चालकता घट जाती है क्योंकि आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। यानी कि जैसे देखो विलयन को हम करेंगे तनु, तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर विलयन को पतला किया जा रहा है, विलयन को क्या किया जा रहा है, पतला किया जा रहा है, तो उसमें आयनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, और जिसके कारण यहाँ पर इसकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाती है।
तो एक प्रश्न और बनता है कि विलयन को जो है तनु कर देने पर, विलयन की तनुता को ज़्यादा कर देने पर उसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या बताएंगे, उसकी चालकता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आयनों की संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है, चलो अब क्या आगे मोलर चालकता। मोलर चालकता की बात करते हैं, ये क्या होता है कि किसी एक, देखो एक मोल वैद्युत अपघट में उपस्थित, एक मोल वैद्युत अपघट में उपस्थित आयनों की कुल चालकता को क्या बोलते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। देखो ये परिभाषा सभी को याद भी होंगी, खैर इसको नोट कर लेंगे। और सारणिक संख्या परिवर्तन क्या होता है, विलयन की तनुता के साथ विलयन की मोलर चालकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी आयनों संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें हो जाएंगी सब बढ़िया। और देखो यहाँ पे एक फार्मूला होता है लैम्डा m बराबर क्या होता है, K/C × 1000, ये होता है मोलर चालकता का फार्मूला। नोट कर लेंगे, फिर हम देते हैं आगे क्या।